नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो हमारा पोर्शन चल रहा था 12th बायोलॉजी का 42 नंबर चैप्टर जैव चिकित्सा तकनीक के बारे में, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट पोर्शन में पढ़ा था कि ब्लड की जांच किस प्रकार की जाती है, कि ब्लड में जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है उसकी भी जांच पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि DLC डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, उसकी भी जांच किस प्रकार से की जाती है, उसको भी हमने विस्तार से पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था TLC के बारे में, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, कि आपके कुल श्वेताणु की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था अवसादन, रक्ताणु अवसादन गुणांक, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके बारे में भी एकदम डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। एक हमने इसके बाद में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमने ECG और EEG के बारे में पढ़ा था कल, ठीक है। आज हमारा जो पोर्शन है वो पोर्शन है हमारा कि CT स्कैन के बारे में पढ़ना, कि CT स्कैन क्या होती है, MRI क्या होती है, ये किस में की जाती है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग क्या होती है, RIA क्या होती है, इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके CT स्कैन के बारे में। देखो, एग्जाम में अभी तक इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा है कि आपको सारी प्रोसेस पूछी, ठीक है। प्रोसेस कभी नहीं पूछी, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है फुल फॉर्म बताने का। तो इसी प्रकार आप उन्हीं के अनुरूप इनको याद करना, ठीक है। अभी तक सारी प्रोसेस ना तो इनके बुक में, आपकी बुक में ना तो डिटेल से दिया हुआ है सारी प्रोसेस को, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना, एक तो इनका पूरा नाम और कौन से रोग में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, इस बातों को आप विशेषकर ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ सकता है कि इस रोग में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, या फिर हृदय से संबंधित रोगों में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं CT स्कैन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि CT स्कैन है, इसका पूरा नाम क्या है। देखो, ये CT स्कैन है, CT स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्रमवीक्षण, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, C मतलब कंप्यूटेड हो गया, T मतलब टोमोग्राफिक, और स्कैन मतलब होता है आपके क्रमवीक्षण, ठीक है। क्रमवीक्षण मतलब उसके चित्र प्राप्त होते हैं हमें एक पर्दे पर, उसी को क्या बोलते हैं, क्रमवीक्षण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, CT स्कैन में जिन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिन किरणों का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी किरण होती है, एक्स किरण होती है। एक्स किरणों का प्रयोग को कंप्यूटेड तकनीक के साथ संयोजित करते हो, मतलब वो जो एक्स किरणें भेजी जाती है हमारे शरीर में, उनको एक कंप्यूटर के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। संयोजित करते हुए शरीर के किसी भी भाग का 2D या 3D चित्र प्राप्त करते हैं, या तो उसका द्विमीय या त्रिविमीय क्या करते हैं, उसका चित्र प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि CT स्कैन करते हैं तो हमें जो पर्दा देते हैं, वापस जो हमारा जो रिजल्ट देते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे किसी भी एक भाग का चित्र रहता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रमवीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमवीक्षण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसका विकास क्या था, वो किसने किया था, गॉडफ्रे हॉर्न्सफील्ड ने। किसने किया था, गॉडफ्रे हॉर्न्सफील्ड ने इसका विकास किया था। सैद्धांतिक अवधारणा के बारे में किसने बताया था, गोपाल समुद्रम N रामचंद्र ने बताया था। ये वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना भाई यहाँ पे, कि सैद्धांतिक अवधारणा के बारे में किसने बताया था, गोपाल समुद्रम N रामचंद्र ने बताया था। जबकि इसका विकास करने वाला कौन था, गॉडफ्रे हॉर्न्सफील्ड ने इसका विकास किया था। अब देखो, इस तकनीक में क्या किया जाता है, जो व्यक्ति का जो शरीर होता है वो एक आपके मशीन के अंदर इस प्रकार भेजा जाता है, उसमें 360 डिग्री के कोण पे क्या होता है, शरीर में तरंगे भेजी जाती है, ठीक है। जैसे शरीर में तरंगे भेजी जाती है, जिस किसी भी विशेष भाग का हमें क्या करना है, चित्र प्राप्त करना है, तो उसमें क्या करती है, वो तरंगे 360 डिग्री पे हमारे शरीर के चारों तरफ घूमती है। 360 डिग्री पे चारों तरफ घूमती है, तो हमारे शरीर से वापस जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस प्रकाश को आपके कंप्यूटर पर क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, और उनके द्वारा जो चित्र होता है वो एक पर्दे पर हमें प्राप्त होता है। उससे क्या बोलते हैं, क्रमवीक्षण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, यह तकनीक मस्तिष्क, मेरुरज्जु, छाती, उदर इत्यादि से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनमें ये काम में ली जाती है। इसके अलावा जो ट्यूमर्स मतलब होता है अबूर्त मतलब जो गांठें बनती हैं आपके शरीर में, किसी भी भाग में गांठें बनती हैं, उनकी भी जांच किसके द्वारा की जाती है, CT स्कैन के द्वारा की जाती है। इतनी डिटेल्स आपको इस CT स्कैन के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इनको आप नोट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है आपके MRI के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, MRI के बारे में, कि MRI क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे अगला है हमारा MRI के बारे में, ठीक है।
देखो सबसे पहले तो एमआरआई का पूरा नाम क्या आपके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक मतलब इसमें चुंबक की तरंगें होती है, उनको यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। इमेजिंग मतलब उनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, एक चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी खोज की थी आपके वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना, फेलिक्स ब्लॉक व एडवर्ड पर्सेल ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? फेलिक्स ब्लॉक व एडवर्ड पर्सेल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और चिकित्सा विज्ञान में इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो वैज्ञानिक कौन सा, आपके रेमंड डेमेडियन। कौन सा था? रेमंड डेमेडियन, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक ने आपके सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग किया था। एक तो इसका खोज करने वाला ध्यान रखना है, और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था चिकित्सा विज्ञान में, उस वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है। अब देखो यह सिटी स्कैन से क्या आपके श्रेष्ठ है, क्या सिटी स्कैन से श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि सिटी स्कैन में हमने पढ़ा था कि एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी किरणों का? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें क्या होती है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपके चुंबकीय जो तरंगें होती है या जो किरणें होती है उनका प्रयोग किया जाता है। सिटी स्कैन में तो एक्स किरणों का, पर यहाँ पे इसमें एक्स किरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और इसमें एमआरआई में जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो सिटी स्कैन की तुलना में अत्यधिक स्पष्ट प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक स्पष्ट प्राप्त होते हैं, और हमारे शरीर की कोई भी हानि या ऊतकों की कोई हानि नहीं होती है, जबकि एक्स किरणों के द्वारा हमारे शरीर में ऊतकों की हानि हो सकती है, ठीक है। जिसके कारण हमारे जो भी गुणसूत्रीय परिवर्तन है वो भी उत्पन्न हो सकते हैं, कोई आनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है। अब देखो इसमें अंगों के अत्यधिक स्पष्ट 3D चित्र प्राप्त होते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से। सिटी स्कैन की तुलना में अत्यधिक स्पष्ट रूप से हमें क्या प्राप्त होते हैं? चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। नाभिक के मैग्नेटिक रेजोनेंस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। एग्जाम में अगर पूछे कि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सिद्धांत का नाम ध्यान में रखना बस आपको, ठीक है, कि नाभिक के मैग्नेटिक रेजोनेंस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या करता है, हमारे शरीर में क्या भेजा जाता है, जो चुंबक के जो तरंगें होती है वो भेजी जाती है। एक जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो किस में होता है? जल में होता है। जल किसके अंदर है? हमारे शरीर के अंदर ही। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वो हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, आपके अलग अलग परमाणु तोड़ दिया जाता है, और उनके द्वारा जो तरंगें निकलती है उन तरंगों को एक कंप्यूटर के माध्यम से उनको कंप्यूटर पर प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर पर प्राप्त किया जाता है इनको, तो इनके द्वारा हमारे शरीर के किसी भी भाग का 3D इमेज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो जो मशीन होती है वो इस प्रकार की होती है। यहाँ पे आपके जो लेटाने का जो उपकरण होता है वो होता है, यहाँ पे व्यक्ति को लेटा दिया जाता है और फिर इस मशीन के अंदर इसको भेजा जाता है, और वही प्रोसेस चलाई जाती है 360 डिग्री के कोण पर। चुंबकीय क्षेत्रों को जो चुंबक की तरंगें होती है उनको प्रवाहित किया जाता है, और इनके द्वारा वापस शरीर में से जो तरंगें निकलती है उनको एक कंप्यूटर पर क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, और हमें हमारे शरीर का 3D इमेज प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ध्यान रखना कि कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करता है, तो नाभिक के मैग्नेटिक रेजोनेंस सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? एमआरआई, ठीक है। और अब देखो इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु, श्वेत द्रव व दूसर द्रव में क्या की जाती है, इसकी जांच की जा सकती है। ध्यान रखना, जांच किस किस के लिए की जा सकती है? मस्तिष्क के लिए, मेरुरज्जु के लिए, श्वेत द्रव और दूसर द्रव। श्वेत द्रव और दूसर द्रव आपके मस्तिष्क में भी पाया जाता है, प्रमस्तिष्क का जो पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी मेरुरज्जु होती है उसमें भी आपके श्वेत द्रव और दूसर द्रव पाया जाता है। तो इनकी भी जांच आपकी किसके द्वारा की जाती है? एमआरआई के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। कौन सा? अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अब देखो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस है वो 3rd नंबर है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। कौन सा? अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अब देखो इस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में होता है क्या? सबसे पहले तो इसको इकोग्राफी या सोनोग्राफी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग का दूसरा नाम कौन सा? इकोग्राफी या सोनोग्राफी कहते हैं। अब होता है क्या इस सोनोग्राफी में? सोनोग्राफी में जो ट्रांसड्यूसर नामक जो एक युक्ति, एक उपकरण होता है, उस उपकरण पर उपस्थित लेड जिरकोनेट नामक पदार्थ के क्रिस्टल रखे जाते हैं। किसके क्रिस्टल रखे जाते हैं? लेड जिरकोनेट नामक। मान लो ये एक आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ट्रांसड्यूसर है, ये मान लो ये ट्रांसड्यूसर है यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रांसड्यूसर पर मैंने ये लो यहाँ पे क्रिस्टल डाल दिए। किसके क्रिस्टल डाल दिए? लेड जिरकोनेट नामक। ये लो ये क्रिस्टल किसके? आपके लेड जिरकोनेट के। लेड जिरकोनेट के मैंने क्या डाल दिए? क्रिस्टल डाल दिए। अब इस पे क्रिस्टल डाले जाते हैं तो इन क्रिस्टलों पर विद्युत विभव डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इन क्रिस्टल पर विद्युत विभव। फर्स्ट नंबर कंडीशन ये होगी, क्रिस्टल डाल दिए। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा कि इस
क्रिस्टल पर विद्युत विभव डाला जाता है। विद्युत विभव डालने पर क्या होता है, विद्युत विभव के कारण इसमें उच्च आवर्ती की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उच्च आवर्ती की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। तो थर्ड नंबर कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, थर्ड नंबर प्रोसेस पूछे तो उच्च आवर्ती की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? कि जो हमारे पास ट्रांसड्यूसर होता है उस पर लेड जिरकोनेट के क्या डाल दी, क्रिस्टल, और क्रिस्टल डालने के बाद में सेकेंड नंबर प्रोसेस क्या कर रहे होते हैं, इस पर विद्युत विभव डालते हैं, और विद्युत विभव डालने पर उच्च आवर्ती की ध्वनि तरंगे हमें प्राप्त होती है। अब देखो, जो हमें ध्वनि तरंगे प्राप्त होती है ये श्रव्य प्राश में होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पराध्वनि तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? पराध्वनि तरंगे। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है तरंगे, ये कहाँ पे डाली जाती है? हमारे शरीर व ऊतकों पर डाली जाती है। जैसे हमारे शरीर व ऊतकों पर ये ध्वनि तरंगे जाती है तो उन ऊतकों से टकरा कर ये वापस किस पे आती है? आपके इस ट्रांसड्यूसर के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? आपके ट्रांसड्यूसर के द्वारा क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। और जैसे ट्रांसड्यूसर उनको ग्रहण करता है तो ये आपके विद्युत संकेतों में बदल दी जाती है। कौन से संकेतों में? विद्युत संकेतों में इनको बदल दिया जाता है, और एक पर्दे पर इनका 2D मतलब आपके द्विविमीय इनका चित्र प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, देखो यहाँ पे क्रिस्टल डालने, किस पे डालने, ये मान लो यहाँ पे क्या ट्रांसड्यूसर, ये लो मैंने ट्रांसड्यूसर पर क्या डाल दी, क्रिस्टल डाल दी। ठीक है, याद करने की प्रोसेस देखो, यहाँ पे क्रिस्टल डालने के बाद में इसमें क्या डाला जाता है, विद्युत विभव। ये लो मैंने यहाँ पे विद्युत विभव डाल दिया। विद्युत विभव डालने पर क्या होता है, इसमें ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। विद्युत विभव डाला तो इनसे क्या उत्पन्न हुई, ध्वनि तरंगे। और ये ध्वनि तरंगे कौन सी होती है आपके यहाँ पे, ध्वनि तरंगे होती है श्रव्य प्राश में, जिसे पराध्वनि तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पराध्वनि तरंगे। ठीक है, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। अब ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों को कहाँ पे डाला जाता है, आपके जिस शरीर के किसी भी भाग की जांच करनी वहाँ पे, तो शरीर के अंगों या ऊतकों पर, शरीर के ऊतकों पर डाला जाता है। जैसे ये शरीर से ऊतकों से टकराएगी तो ये वापस आपके किसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, इस ट्रांसड्यूसर के द्वारा ये ग्रहण कर ली जाती है। जैसे ट्रांसड्यूसर इनको ग्रहण करेगा तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको विद्युत संकेतों में बदल देता है। कौन सा संकेतों में? विद्युत संकेतों में बदल देता है, और विद्युत संकेतों के द्वारा हमें एक पर्दे पर एक चित्र प्राप्त हो जाता है, और वो चित्र कैसा होता है, 2D चित्र होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस प्रकार से आपके इस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, जिसे हम इकोग्राफी या सोनोग्राफी कहते हैं, उसकी ये प्रोसेस है। अब देखो इसका उपयोग किस में किया जाता है। एक तो सोनोग्राफी का जो नॉर्मली उपयोग है वो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी असामान्यताओं या उसकी स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी वर्दी का या उसकी असामान्यता का पता लगाने में। तो फर्स्ट नंबर जो आपका उपयोग होगा इसमें क्या हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु की असामान्यताओं का पता लगाने में। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि व असामान्यताओं का पता लगाने में। फर्स्ट नंबर तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग है, इसके द्वारा उपयोग किस में किया जाता है, गर्भस्थ शिशु की असामान्यताओं व उसकी वृद्धि का पता लगाने में। अगला जो उपयोग किया जाता है, इसमें जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रसव संबंधित जो भी आपके रोग होते हैं, प्रसव संबंधित जो भी रोग होते हैं उनका पता लगाने में। इसके अलावा फेलोपियन नलिका में कोई भी असामान्यता, फेलोपियन नलिका मतलब जो अंडवाहिनी होती है, ठीक है, फेलोपियन नलिका में जो भी आपके असामान्यता होती है उनका पता लगाने में। इसके अलावा हमारे गुर्दे में जो पथरी होती है उसका भी पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो गुर्दे की पथरी के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके इस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग या इकोग्राफी या सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले हमारे प्रोसेस है फोर्थ नंबर, वो फोर्थ नंबर प्रोसेस है आपके RIA। अब देखो नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ नंबर प्रोसेस है, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, वो है आपके RIA। क्या है RIA, रेडियो इम्यूनो एसे। अब देखो यहाँ पे एक तो फुल फॉर्म तो हमें पता चल गई कि इसका पूरा नाम क्या है, रेडियो इम्यूनो एसे। मतलब क्या होता है, रेडियो प्रतिरक्षी आमापन। हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, रेडियो
प्रतिरक्षी आमापन हो गई फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, अब देखो जिसके हमारे शरीर में किसी भी अंग का हमें क्या करना है, जांच करवानी है, कुछ असामान्यता का पता लगाना है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थों से क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। उनको क्या करेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थों से चिन्हित करेंगे। अब देखो यहाँ पे इम्यूनो नाम आ रहा है। इम्यूनो मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षी। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था, प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे शरीर में प्रवेश करवाते हैं, किसका, एंटीजन का प्रवेश करवाते हैं। किसका प्रवेश करवाते हैं, एंटीजन का। और ये एंटीजन की पहचान कौन करेगा, ये प्रतिरक्षी पहचान करेगा। तो हमारे शरीर में सबसे पहले जिस अंग की हमें जांच करनी है तो उनको क्या करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों से क्या कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। क्या करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों से चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे उनको चिन्हित कर दिया जाता है तथा और आपके चिन्हित करने के बाद क्या किया जाता है, इन दोनों की जो क्रिया होती है इनकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रियाओं का जो तुलना की जाती है, तुलना करने के आधार पे जो हमारा अंग होता है कि किस में असामान्यता होती है तो उसका पता लगाया जाता है। मेन बात यह है कि ये बहुत पहले से चली आ रही विधि है, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो तो एक तो क्या हो सकता है, रेडियो इम्यूनो एसे का पूरा नाम। इसके अलावा जो ये तकनीक है ये क्यों काम में ली जाती है, तो इम्यूनो देखो अभी तक हमने सारी प्रोसेस पढ़ी थी, वो किसी ना किसी अंग के काम में ली जाती थी। ठीक है, किसी भी शरीर का अंग, जैसे कि हमारा मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, चेस्ट वाला भाग हो गया, कलाई हो गई, ठीक है, इन सब के लिए काम में ली जाती है। पर ये जो आपके प्रोसेस है, ये प्रोसेस काम में ली जाती है जो भी आपके हार्मोनों का पता लगाने के लिए, हार्मोनों में जो असामान्यता होती है उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, और जो भी आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों की असामान्यता का पता लगाने में, अंतःस्रावी ग्रंथियों की असामान्यता का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके गांठ का निर्माण होता है अगर शरीर में, तो उसका भी पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके RIA। और बाकी वाले जो MRI है, इसमें भी आपके जो अबूर्द मतलब ट्यूमर जो गांठ बनती है उसका भी पता लगाने में किया जाता है। ये मेन आपके CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड और RI के बारे में था। ठीक है, देखो ब्लड में जो हमारा ये टॉपिक है, एक तो हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की जांच किस प्रकार से की जाती है, एक हमने पढ़ा था TLC के बारे में, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। इसके अलावा पढ़ा था हमने DLC के बारे में। 4th नंबर हमारा जो टॉपिक था वो था आपके रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट, सेडिमेंटेशन रेट, ESR के बारे में पढ़ा था। 5 नंबर जो 5 नंबर था वो कौन सा था, आपके ECG के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। 6 नंबर था वो कौन सा था, आपके EEG के बारे में, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के बारे में। 7 नंबर था वो कौन सा था, आपके CT स्कैन के बारे में। इसके अलावा जो 8 नंबर था वो कौन सा था, CT स्कैन के बारे में, बाद में आपके MRI के बारे में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में। 9 नंबर था वो कौन सा था, आपके अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के बारे में। और 10 नंबर है वो कौन सा, आपके RI के बारे में, कौन सा, RIA के बारे में। ये सारी तकनीकें आपके काम में ली जाती हैं। इन 10 तकनीकों के बारे में, इनका कार्य, इनका पूरा नाम और कौन से जांच में कौन से अंग की जांच की जाती है वो आपको ध्यान में रखना है। बस ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट के आधार पर ही आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन आपको कौन सा करना है वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा स्टार्ट करें। वो कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा स्टार्ट करना है आपको। धन्यवाद।